हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको जो इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप जो है डायरेक्ट गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ से भी आप जो इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई इज। डिस्टिंक्ट विजन का मतलब होता है विशिष्ट दृष्टि, यानी कि हमारी जो नॉर्मल आँख हैं उनको जो है क्लियर देखने के लिए किसी वस्तु को कम से कम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 25 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स। इनमें से कौन सा ऐसा जो प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। करंट की जो है एसआई यूनिट क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, टिहरी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। जो टिहरी बांध है वो कौन सी नदी पे बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर है गंगा। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू स्टार्स ट्विंकल। जो तारे होते हैं वो चमचमाते क्यों हैं। तो इसका राइट आंसर है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट। जो लाइट होती है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण जो है डाइवर्ज हो जाती है, इसलिए जो तारे हमें चमचमाते हुए नजर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि क्या क्या जो है खासियत होनी चाहिए एक अच्छे सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। तो इसमें सबसे पहला जो है कैरेक्टरिस्टिक है जो इसकी खासियत है, इट शुड बी सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल सोर्स। ये जो है बिल्कुल आसानी से मिलना चाहिए और जो है ये रिन्यूएबल होना चाहिए, जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है शुड बी इजीली एसेसिबल एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम। ये जो है आसानी से मिलना चाहिए और इससे जो एनर्जी मिलेगी वो ज़्यादा समय तक हमें मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है इट शुड नॉट कॉज पोल्यूशन। ये जो है पोल्यूशन यानी कि जो प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, तभी उसको जो है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एन इलेक्ट्रिक करंट इज 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 5 मिनट। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलोइंग थ्रू दैट वायर। यानी ये एक जो है फिलामेंट है, जो बल्ब है उसके अंदर जो है करंट दिया जा रहा है 0.5 एम्पियर का 5 मिनट के लिए। तो उसमें जो है कितना चार्ज जो है उसके जो है उसके अंदर से फ्लो होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले करंट दिया गया, करंट को हम बोलते हैं आई, 0.5 एम्पियर। टाइम जो है 5 मिनट है, सबसे पहले इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम आ गया यहाँ पे 300 सेकंड। जो करंट जो चार्ज होता है इसका फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई टी। तो आई की वैल्यू है 0.5, टी है अपने पास 300, मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 150 कूलम। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर। ड्रा ए लेबल्ड डायग्राम एंड राइट इट्स प्रिंसिपल। आपको बताना इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, इसका जो है डायग्राम बनाना है और इसका प्रिंसिपल लिखना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है। इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है ये जो है इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यानी कि जब हम बिजली देंगे तो वो घूमेगी। किस प्रिंसिपल के ऊपर कार्य करती है, यहाँ पे देखिए इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर वर्क करती है। व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कॉइल ऑफ वायर विच देन इंटरेक्ट्स विद ए परमानेंट मैग्नेट टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन। जब इसके अंदर जो है हम बिजली पास करते हैं, लाइट देते हैं इसको, तो इसके अंदर जो है मैग्नेटिक जो है जो प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रोड्यूस हो जाता है और इस वजह से जो है ये रोटेशनल मोशन करने लग जाती है। वर्किंग की बात कर लेते हैं। वर्किंग से पहले मैं एक बार आपको ये डायग्राम दिखा देता हूँ इसका। यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, इधर जो है नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, इधर है सबसे ए पॉइंट, इधर बी दिया हुआ, इधर सी और डी। याद रखना आपको यहाँ पे ए से बी की तरफ करंट जा रहा है और इधर जो है सी से डी की तरफ करंट आ रहा है। यहाँ पे जो है एक्स और वाई बुशेस के नाम हैं, पी और क्यू जो ये इस तरीके से घूम रहे हैं इनको बोलते हैं स्प्लिट रिंग, इनके नाम है पी और क्यू। और जो ब्रुशेज हैं जो टच कर रही हैं इनको बोलते हैं एक्स वाई। यहाँ पे जो है करंट दिया जा रहा है, इधर की तरफ प्लस है, इधर जो है माइनस है, बीच में यहाँ पे जो है कि की दी गई है। ध्यान से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब मैं आपको जो है यहाँ पे ऊपर इसकी वर्किंग दिखाऊंगा किस तरीके से ये कार्य करता है। सबसे पहले देखिए, करंट इन द कोयल ABCD इंटर्स फ्रॉम द सोर्स बैटरी थ्रो कंडक्टिंग ब्रूस X एंड फ्लो बैक टू द बैटरी थ्रो ब्रूस Y। सबसे पहले हम जो है कोयल में करंट देंगे, ये करंट ABCD से होता हुआ जाएगा, बैटरी सी की सहायता से जो इसको करंट दिया जाएगा। इसमें सबसे पहले जो ब्रूस होगी X, इसमें जो है करंट पहुंचेगा और जो वापस आएगा ये ब्रूस Y के थ्रू वापस आएगा। नोटिस दैट द करंट इन द आर्म AB ऑफ द कोयल फ्लोज फ्रॉम A टू B। जो कोयल है उसमें जो आर्म दी हुई है AB, उसमें करंट A से B की तरफ जाएगा और जो आर्म है CD, उसमें करंट C से D की तरफ जाएगा। दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रो आर्म AB ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे जो है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। इसमें यदि हम बात करें तो A से B की तरफ करंट जाएगा और इधर C से D की तरफ वापस आएगा, यानी कि दोनों जो करंट है अपोजिट डायरेक्शन में है। नेक्स्ट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। वी फाइंड दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म AB पुशेज इट डाउनवर्ड एंड वाइल द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म CD पुशेज इट अपवर्ड। यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो इसमें फोर्स लगेगा, जो AB है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाएगी और जो CD है, जो आर्म है, ये ऊपर की तरफ जाएगी। Thus the coil and the axle O mounted freely to turn about an axis, rotate anti-clockwise at half rotation। और ये जो है बिल्कुल फ्रीली, जो एक पॉइंट के ऊपर फ्रीली है, ये रोटेट करना स्टार्ट करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हाफ रोटेशन करेगी। Q मेक्स कॉन्टैक्ट विद द ब्रूस X एंड P विद ब्रूस Y। जो P है, Q जो है X के साथ कॉन्टैक्ट में है और जो P है Y के साथ कॉन्टैक्ट में है। Therefore the current in the coil gets reversed। इसके बाद में जो करंट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। एंड फ्लोज अलोंग द पाथ DCBA। पहले ABCD से जा रहा था, अब उल्टा हो जाएगा, अब ये जाएगा यहाँ पे DCBA। जैसे करंट वापस उल्टा होना स्टार्ट हो जाएगा, द रिवर्सल ऑफ द करंट आल्सो रिवर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द टू आर्म्स AB एंड CD। इनके ऊपर जो है करंट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा और उसके ऊपर फोर्स लगेगा जो आर्म AB और CD है। दस द आर्म AB ऑफ द कोयल दैट वाज अर्ली पुश्ड अप डाउन। ठीक है, यानी कि जो पहले जो AB अपनी थी जो नीचे की तरफ जा रही थी, अब जो AB है ये ऊपर की तरफ जाएगी। एंड द आर्म CD प्रीवियसली पुश्ड अप, जो CD है पहले ऊपर की तरफ जा रही थी, अब वो कहाँ चला जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। देयर इज ए कंटिन्यूस रोटेशन ऑफ द कोयल एंड टू द एक्सल। इस तरीके से जो ये लगातार जो रोटेट करेगी कोयल अपने एक्सल के ऊपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें जो पहला पार्ट है ए, राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का जो है रिफ्लेक्शन बताना है, कौन सा जो है इसका लॉ है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। यानी कि जो इंसिडेंस रे होगी, जो रिफ्रैक्टेड रे होगी और जो नॉर्मल होगा, सभी जो है एक ही पॉइंट के ऊपर जो है एक प्लेन में लाई करेंगे। नेक्स्ट जो है एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल होगा, जो यहाँ पे जो एंगल होगा I और एंगल जो R है, ये क्या होंगे, दोनों बराबर। नेक्स्ट यदि हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले ये इस तरीके से जो है लाइट आएगी, ये टकरा के वापस चली जाएगी। तो यहाँ पे जो है बीच में जो इसको नॉर्मल बोलते हैं, जो स्टार्टिंग में जो लाइन जो रे आती है उसको इंसिडेंट, जो रिफ्लेक्ट होके चलेगी उसको रिफ्लेक्टेड रे। या फिर देखिए जो रिफ्रैक्टेड है ये बाई मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड जो नीचे दिख रहा है ना, ये आएगा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको I और इसको बोलते हैं एंगल R। I और R दोनों क्या होंगे, बराबर। और नीचे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मिरर। मिरर को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, ड्रा ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स मिरर व्हेन ऑन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन प्रिंसिपल फोकस F1 एंड 2F1। यहाँ पे आपको जो है एक डायग्राम बनाना, यदि इमेज को कन्वेक्स लेंस के पास में रखा जाए और प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके फोकस F1 और 2F1 के बीच में रखा जाए। तो सबसे पहले देखिए इस तरीके से कॉन्वेक्स जो है लेंस होता है, इसमें यदि 2F1 और 2F1 के बीच में अगर इमेज को रखेंगे तो इसकी इमेज उल्टी बनेगी और रियल बनेगी और ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। अगर इसमें जो है कन्वेक्स लेंस के अंदर अगर जो ऑब्जेक्ट है उसको 2F1 और F के बीच में रखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सी पार्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 36। यानी कि एक फोकल लेंथ बतानी है कॉन्वेक्स मिरर की, यदि उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 है तो जो फोकल लेंथ होगी रेडियस की आधी होती है, तो रेडियस का आधा करेंगे तो 18 सेंटीमीटर R/2।
इसी की ओर में देखिए यहाँ पे और क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें पहला पार्ट है राइट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसका आंसर है द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड आएगा और जो पीछे क्वेश्चन था उसमें रिफ्लेक्टेड आएगा। द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। यानी कि जो इंसिडेंट रे होगी, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, जो नॉर्मल होगा, सभी जो हैं एक ही प्लेन में एक ही पॉइंट के ऊपर लाई करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज कॉन्स्टेंट फॉर द पेयर ऑफ गिवन मीडियन। ठीक है, गिवन मीडियम। यहाँ पे देख सकते हैं साइन आई अपॉन में साइन आर क्या है, दोनों कांस्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं दो मीडियम दिए गए हैं। सबसे पहले एयर जो है यहाँ पे रेयर मीडियम है, नीचे ग्लास है, ये आपका डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पे इंसिडेंट जो रे आएगी ये डाइवर्ट हो जाएगी, थोड़ा सा जो है नॉर्मल जो है ऊपर तो नॉर्मल से दूर है, नीचे नॉर्मल के थोड़ा पास में आ जाएगी, क्योंकि रेयर से जब डेंसर में लाइट जाती है तो वो डाइवर्ट हो जाती है नॉर्मल की तरफ। तो यहाँ पे एंगल आई है, ये एंगल आर है। यहाँ पे जो एंगल आई और जो एंगल आर है, साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है ये क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी इसी का। स्टेट द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड एंड गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। कौन से टाइप का मिरर यूज करेंगे और उसका क्या रीजन है वो आपको रीजन बताना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेडलाइट्स इन ए कार। जो कार की हेडलाइट होती है उसमें कौन सा मिरर यूज किया जाता है और क्यों, क्या कारण है। कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ द कार टू प्रोड्यूस ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट कवरिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस ऑन ए रोड। इसमें जो गाड़ी होती है उसकी जो मिरर है उसमें जो है जो लाइट होती है उसमें कनकेव मिरर यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो लाइट होती है ये दूर तक जो है पैरेलल में जो है दूर तक फैला देती है, ताकि दूर लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है लाइट जाए और हमें रोड के ऊपर जो है क्लियर दिखे। इसी में नेक्स्ट है रियर मिरर इन एनी व्हीकल। जो गाड़ियों में साइड के शीशे होते हैं जिनसे हम पीछे का जो है दृश्य देखते हैं, तो वो कौन से शीशे यूज किए जाते हैं, तो उनमें जो है कॉन्वेक्स मिरर यूज किए जाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, यहाँ पे इस तरीके मिरर होते हैं, इसमें इस साइड जो है पॉलिश की जाती है और इधर जो है एरिया ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लाइट टकराती है और दूर फैल जाती है इस तरीके से। ये मिरर क्यों यूज करते हैं, इसका क्या कारण है, तो इसमें जो इमेज होती है इरेक्ट सीधी बनती है, वर्चुअल यानी कि आभासी बनती है, फुल साइज डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट विद ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। और इसमें जो इमेज होगी वो नज़दीक दिखेगी और ज़्यादा एरिया जो है कवर होगा उस शीशे के अंदर, इसलिए यूज़ किया जाता है गाड़ी का जो रियर मिरर होता है उसमें कन्वेक्स मिरर का। क्वेश्चन नंबर सी जो है इसका राइट द लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। जहाँ पे जो f है ये फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ, v जो है मिरर जो है इमेज की डिस्टेंस है, और जो u है ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 10 इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल इज करेक्ट। इसमें आपको बतानी है कौन सी जो है केमिकल जो इक्वेशन है वो करेक्ट है, साथ में इनके सिंबल दिए गए हैं। तो इसमें जो C है ये बिल्कुल राइट होगी, CO ये गैस है, 2H2 ये गैस है, इसमें जो है प्रेशर लगेगा 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे जो रिएक्शन बनेगी CH3OH ब्रैकेट में यहाँ पे L का मतलब लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एटॉमिक मास। तो इसमें यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एटॉमिक नंबर, बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, तो इसका राइट आंसर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे आप इसका फार्मूला देख सकते हैं NaHCO3। इसको यदि हम बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोनों इसके राइट आंसर हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी सही है और सोडियम बाइकार्बोनेट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। जो फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल होते हैं उनका कलर कैसा होता है और जब उसको हीट किया जाता है तो उनका कलर कैसा हो जाएगा। सबसे पहले देखिए द कलर ऑफ फेरस सल्फेट्स क्रिस्टल इज लाइट ग्रीन। जो फेरस सल्फेट है क्रिस्टल है इनका जो कलर है वो लाइट ग्रीन होता है। ऑन हीटिंग जब हम इसको गर्म करते हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल लॉस वाटर, इसमें जो है पानी उड़ जाता है। एनहाइड्रस फेरस सल्फेट FeSO4 इज फॉर्म्ड। पानी जब उड़ जाएगा तो ये बचेगा फेरस सल्फेट FeSO4। सो देयर कलर चेंज फ्रॉम लाइट ग्रीन टू वाइट। इसका जो कलर है लाइट ग्रीन से वाइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, उसका एक एग्जांपल देना है। इसका आंसर है व्हेन एन एसिड एंड ए बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड साल्ट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एक एसिड और बेस जो आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनके अंदर पानी और साल्ट बनता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिजल्टेंट साल्ट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर दैट इज न्यूट्रल, यानी कि जो रिजल्ट बनेगा, जो साल्ट बनेगा ना तो वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा, ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। इसमें यदि हम बात करें एग्जाम्पल की तो यहाँ पे देख सकते हैं एसिड प्लस बेस क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल दिया गया कि वेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH द रिजल्टिंग साल्ट इज सोडियम क्लोराइड NaCl एंड वाटर। तो यहाँ पे इसका जो रिएक्शन दिया गया है HCl प्लस में NaH रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा NaCl प्लस में H2O। क्वेश्चन नंबर 15, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, सल्फर का जो एटॉमिक नंबर 16 है, दोनों जो हैं बिलोंग करते हैं ग्रुप 16 के अंदर। गिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है और कौन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्यों है। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6 और सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,6। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से। दिस इज बिकॉज, क्या कारण है इसका, ऑक्सीजन हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियस एंड हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देन सल्फर। जो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक रेडियस है वो छोटी है और जो इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ये इसका ज़्यादा है। विच मेक्स इट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रोंगली टुवार्ड्स इटसेल्फ, इसलिए जो है ये इलेक्ट्रॉन को जो है अपनी तरफ फोर्सली यानी कि स्ट्रोंगली जो है क्या करता है, उनको अट्रैक्ट करता है, खींचता है। क्वेश्चन नंबर 16 का पहला देखिए ए है, फर्स्ट पॉइंट दिया गया है। क्वेश्चन है व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड क्या होते हैं, गिव एग्जांपल, इसका एग्जांपल दीजिए। आंसर है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स दैट कैन एक्ट एज बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन कंडीशन। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक या बेसिक किसी के ऊपर भी जो किसी तरीके से भी बिहेव कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है जो रिएक्शन उसकी कंडीशन के ऊपर। यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल दिए गए हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO। इसी में यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया सेकंड पार्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टिलिटी विद एग्जांपल। यहाँ पे आपको बताना है मेलिएबल और डक्टिलिटी क्या होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेलिएबल क्या है। सब्सटेंस दैट कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, जो भी सब्सटेंस यदि हम उसको पीट दें और उसको लंबी लंबी थिन जो है शीट बनाएं तो उसको बोलते हैं मेलिएबल। इसके एग्जांपल की बात करें तो एल्यूमिनियम और कॉपर। नेक्स्ट है डक्टाइल, डक्टिल या डक्टाइल, सब्सटेंस दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, जब किसी सब्सटेंस को यदि हम पीटते हैं और उसको लंबे लंबे वायर में कन्वर्ट कर देते हैं उसी को बोलते हैं डक्टाइल। एग्जाम्पल की बात करें तो सिल्वर एंड कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो इसमें रिएक्शन को कंप्लीट करना है। इसमें जो है ए पार्ट है, इसमें रिएक्शन दी गई है CH3COH प्लस में NaCO3, तो इसकी रिएक्शन बनेगी यहाँ पे CH3COO Na प्लस में CO2 प्लस में H2O। सेकेंड रिएक्शन है Na प्लस में C2H5OH, तो इसकी रिएक्शन बनेगी C2H5O Na प्लस में हाफ H2। थर्ड पार्ट है इसका C2H5OH प्लस में हॉट कंसनट्रेशन H2SO4, तो यहाँ पे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन बनेगा। नेक्स्ट जो है इसका क्वेश्चन है बी का फर्स्ट पार्ट, मेक ए स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन की स्ट्रक्चर बतानी है। तो आप इनमें से जो है कौन सी भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर आप ये बनाना चाहें तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट है यही बनाते हैं, ये स्टूडेंट जो है बीच वाली बनाते हैं। अदरवाइज लेवी स्ट्रक्चर ये पहले वाली है, ये लेवी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है हेक्सागोन विद 3 पाई बॉन्ड, ये दूसरी है। हेक्सागोन विद पाई इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइजेशन ये तीसरी है। तो इनमें से कौन सी भी आप जो है बेंजीन की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बाकी अगर फिर भी बनाना चाहें तो आप ये बीच वाली बना सकते हैं, ये बेस्ट है। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ मिसल्स, मिसल्स क्या होते हैं। द यूनिक ओरिएंटेशन ऑफ सोप या डिटर्जेंट मोलिक्यूल्स इनसाइड द वाटर विच प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक वाटर फियरिंग पार्ट्स ऑफ मोलिक्यूल विद द वाटर इज नोन एज मिसल्स। मिसल्स क्या होते हैं कि जब सोप और डिटर्जेंट को पानी में घोलते हैं तो उसके अंदर जो भी कपड़ों के अंदर जो पार्ट जो है मैल एक तरीके से आप कह सकते हैं जो गंदगी लगी होती है
ये क्या करते हैं, डिटर्जेंट के कुछ मॉलिक्यूल होते हैं वो उनको जो है दूर कर देते हैं, उनको चिपकने नहीं देते हैं कपड़े से, और वाटर में जो उनको एक तरीके से अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इन कंपाउंड के नाम लिखने हैं, तो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दूसरी है CH3 CH2OH, और नेक्स्ट है CH3 CH2 COOH। तो सबसे पहली जो है, पहला जो कंपाउंड है इसका नाम है प्रोपेन। नेक्स्ट जो कंपाउंड है सेकंड, इसका नाम है इथेनॉल। थर्ड जो कंपाउंड है इसका नाम है इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट पार्ट है एक्सप्लेन एडिशन रिएक्शन विद एग्जांपल। एडिशन रिएक्शन बतानी है एग्जांपल के साथ। ये आंसर है इसका केमिकल रिएक्शन वेयर 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। यानी कि जब जो केमिकल रिएक्शन होती है तो जिसमें दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट है वो कंबाइन होकर एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, एक ही कंपाउंड बनाते हैं, एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, सॉरी, उसी को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाए उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करें तो 3Fe प्लस में 2O2, तो ये बनेगा Fe3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मेक द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। फिर बेंजीन की जो है फिर से स्ट्रक्चर आ गई है और में पूछा गया है, तो पहली, दूसरी और तीसरी कौन से भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18, विच ग्लैंड सीक्रेट इंसुलिन। इंसुलिन को जो है कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है, कौन सी जो ग्लैंड से निकलता है, तो ये निकलता है पेनक्रियाज से। डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 19, मल्टीपल फ्यूजन टेक्स प्लेस इन। तो मल्टीपल फ्यूजन किस में होता है, ये होता है प्लाज्मोडियम में। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज ए नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा है, प्राकृतिक, तो ये है डी ऑप्शन यानी कि पोंड। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए राइट द फुल फॉर्म ऑफ CFC। CFC की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी के साथ आपको जो है HIV की फुल फॉर्म बतानी क्या होती है। आपने जरूर सुना होगा, आपके जो सिलेबस में आया भी होगा। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को जो है कौन प्रोटेक्ट करता है, तो इसका राइट आंसर है वर्टिब्रल कॉलम। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द वेरियस पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन से पार्ट होते हैं, राइट देयर फंक्शन, उनके काम बताने हैं। तो इसका आंसर है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। नेक्स्ट है द ब्रेन कंट्रोल द मोस्ट बॉडीली फंक्शंस इंक्लूडिंग अवेयरनेस, मूवमेंट, सेंसेशन, थॉट, स्पीच एंड मेमोरी। जो ब्रेन होता है इसका काम क्या होता है, हमारे जो बॉडी फंक्शन होते हैं, जो कार्य होते हैं उनको करना, मूवमेंट करना, सेंस करना, जो थिंकिंग है, जो स्पीच है और जो मेमोरी है, उन सभी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट बात करें स्पाइनल कॉर्ड की क्या काम होता है। स्पाइनल कॉर्ड कैरीज मैसेज बैक एंड फोर्थ बिटवीन द ब्रेन एंड द नर्व्स दैट रन थ्रू आउट द बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड का मतलब जो काम होता है, ये होता है मैसेज को जो है ले जाना और लाना कंप्लीट बॉडी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24, राइट अबाउट स्पोर फॉर्मेशन ऑफ राइजोप्स। आपको जो है स्पोर जो फॉर्मेशन बतानी है राइजोप्स के अंदर कैसे बनता है। रिजोपस इज द स्पीसीज ऑफ ए फंगस। ये जो एक स्पीसीज है फंगस की, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल बाय द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स। ये जो रिप्रोड्यूस होते हैं एक्सेक्सुअल के द्वारा। द बॉडी ऑफ द फंगस इज कंपोज्ड ऑफ हाइफाई विच डेवलप द स्पोरेनिज्म। जो बॉडी होती है फंगस की कंपोज्ड हो जाती है हाइफ्स में, और जिसमें डेवलप होता है क्या, स्पोरेनिज्म। द स्पोरेनिज्म is a swollen structure at the tip of the filaments bearing the spores. Next question है क्वेश्चन नंबर 25, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लोर। एक फ्लोर के अंदर जो है सबसे पहले आपको जो उसकी स्ट्रक्चर है वो दिखानी है, और उसके अंदर कौन कौन से जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो बताना है। तो इसमें 3 यहाँ पे दिए गए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इनके क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टिग्मा। ये क्या करता है, रिसीव्स द पोलन ड्यूरिंग पोलिनेशन के टाइम जो है पोलन को रिसीव करता है। नेक्स्ट है स्टाइल, ये क्या काम करता है, स्टाल्क दैट कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवरी। स्टाल्क होता है जो स्टिग्मा और ओवरी को क्या करता है, कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है ओवरी, कंटेन्स ओवल्स विच आर द
ठीक है, ये कंटेन कर जो है लेता है ओवल्स को, विच आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं उनको। यहाँ पे इसका चित्र बनाया गया है, ध्यान से आप इसको समझ सकते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे स्टिग्मा, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी स्टाइल बोलते हैं, बीच में जो आपको ये दिख रहा है इसको बोलते हैं ओवरी। बाकी जो पार्ट है इनको भी आप देख सकते हैं, ये भी जो है थोड़े काम की है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ इज Mendel's experiments show that traits are inherited independently। आपको पता होगा जो मेंडल था उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसको जो किस तरीके जो एक्सपेरिमेंट किया था, किसके ऊपर किया था, वो इंडिपेंडेंटली यानी कि निर्भर क्यों नहीं था। ठीक है, तो इसका जो है आंसर देखिए नीचे, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट विद पी प्लांट शोड दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है, वंशानुक्रम, जो एक वंश से दूसरी तरफ चली आ रही है। और ट्रेट्स का मतलब होता है लक्षण, यानी कि उसके लक्षण क्या है। तो उसने जो है एक मटर का जो पेड़ था, पी का मतलब होता है मटर का पेड़, जो है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उसी में जो उसने चेक किया था कि ये जो क्या है इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है, ही क्रॉस्ड पी प्लांट विद डिफरेंट ट्रेट्स सच एज टाल एंड शॉर्ट एंड ऑब्जर्व्ड दैट द ऑफस्प्रिंग इनहेरिटेड वन एलन फ्रॉम ईच पेरेंट्स फॉर ईच ट्रेट, इट इज़ नोन एट द लॉ ऑफ सिग्रेशन। उसने क्या किया, एक पीप जो प्लांट है मटर का जो पौधा लिया और उसने अलग अलग जो हैं आपने जो है क्या किया, उनको क्रॉस करवाया, जो छोटे पौधे थे बड़े पौधे थे उन सभी के साथ, और उसके बाद में उसने ऑब्जर्व किया और इस लॉ को बोलते हैं सिग्रीगेशन। फिर उसने क्या पाया, ही देन क्रॉस्ड पी प्लांट विद 2 डिफरेंट ट्रेट्स, उसने अलग अलग जो डिफरेंट जो ट्रेट थे लक्षणों वाले पौधों के साथ भी उसको जो है क्रॉस करवाया, सच एज सीड कलर एंड सीड शेप एंड ऑब्जर्व्ड दैट द इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट डिड नॉट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ द अदर ट्रेट। इसमें पता चला कि उसने जो है एक जो वंशानुक्रम के जो लक्षण हैं दूसरे को क्या नहीं कर रहे हैं, इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। दिस इज नॉट नोन एज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करना। ओवरऑल मेंडलीज एक्सपेरिमेंट demonstrated that traits are inherited independently of each other, which is now known as the principle of independent assortments। इसी जो मेंडल्स ने जो है एक्सपेरिमेंट किया था, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपको जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चर बनाना है और उसको अच्छे से जो है समझाना है विद द हेल्प ऑफ वेल डायग्राम। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका आंसर, देखिए द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ सेवरल ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू रीड द बॉडी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। दीज ऑर्गन्स इंक्लूड किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा। यानी कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, सभी एक साथ काम करते हैं। उन सभी का काम क्या होता है कि जो शरीर के अंदर जो हमारा वेस्ट जो चीज़ें हैं उनको बाहर निकालना। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हेल्प करती हैं, किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब इसमें नंबर वाइज डिस्कस कर लेते हैं हम। सबसे पहले किडनी क्या होती है, द किडनीज आर द 2 बीन शेप्ड ऑर्गन्स। ये जो है बीन शेप्ड ऑर्गन होते हैं जो लोकेट होते हैं स्पाइन्स के दोनों साइड, जस्ट अबव द वेस्ट के जस्ट ऊपर। इनसाइड द किडनीज आर टीनी ट्यूब्स कॉल्ड नेफ्रॉन। इनके अंदर जो है पतली सी जो क्या होती है टीनी ट्यूब्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स, विच फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। ये ब्लड के अंदर से जो इन वेस्ट प्रोडक्ट को छानती हैं। द किडनीज आल्सो हेल्प रेगुलेट द बैलेंस ऑफ साल्ट एंड वाटर इन द बॉडी। और साथ ही साथ जो किडनी का काम होता है हमारे शरीर के अंदर साल्ट को, नमक को और पानी को जो है बैलेंस करना। नेक्स्ट पार्ट है फिर यूरेटर्स। इसका काम देखिए, द यूरेटर्स आर द 2 नैरो ट्यूब्स दैट कैरी यूरिन्स फ्रॉम किडनी टू द ब्लैडर। यूरेटर्स का काम होता है कि इसके अंदर 2 ट्यूब होती हैं, इनके अंदर से जो यूरिन है किडनी से ब्लैडर की तरफ जाता है। दे आर अबाउट 25 to 30 सेंटीमीटर लेंथ। इनकी जो लंबाई है 25 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है ब्लैडर। द ब्लैडर इज ए मस्कुलर सैक दैट स्टोर्स यूरिन अंटिल इज रेडी टू एक्सप्लेड फ्रॉम द बॉडी। ब्लैडर के अंदर क्या होता है, जो यूरिन है वो स्टोर रहता है, जब तक स्टोर रहता है जब तक कि ये निकलने के लिए, यानी कि इसकी कैपेसिटी या इसकी मात्रा इतनी नहीं हो जाए कि निकल पाए। इट इज़ लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। ये पेल्विक रीजन में होता है, जस्ट बिहाइंड द प्यूबिक बोन, प्यूबिक बोन के जस्ट पीछे।
द ब्लैडर कैन होल्ड अप टू 500 ml ऑफ यूरिन, ये लगभग 500 जो ml यूरिन को स्टोर कर सकता है, यानी कि आधा लीटर। नेक्स्ट है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? द यूरेथ्रा इज ए थिन ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर आउट ऑफ द बॉडी। यूरेथ्रा क्या है? एक पतली सी जो है ट्यूब होती हैं, ये ब्लैडर से जो है वेस्ट यूरिन को लेती है और बाहर निकाल देती हैं। इन ए मैन द यूरेथ्रा आल्सो कैरी सीमन आउट ऑफ द बॉडी। यूरेथ्रा में जो है साथ यूरिन के साथ साथ इसमें जो सीमन होते हैं वो भी बाहर निकलते हैं। द लेंथ ऑफ द मेल यूरेथ्रा इज मच लॉन्गर देन दैट ऑफ फीमेल। जो मेल के अंदर जो यूरेथ्रा होता है, ये इसकी जो लंबाई है फीमेल जो है वो फीमेल से जो होती है ज़्यादा होती है। यहाँ पे इसको ध्यान से समझ सकते हैं। यहाँ पे ये जो आपको किडनी दिख रही हैं, इनके पार्ट दिए गए हैं। इन्फीरियर वेना केव, यहाँ पे देखिए पेल्विस, मेडुला, कॉर्टेक्स जो है इस पार्ट को बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इसका लिखा हुआ है किडनी, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं रेनल वीन। रेनल ग्लैंड जो है इसके पीछे है। नेक्स्ट ए ड्रेनल ग्लैंड, यहाँ पे जो इसके पास में है किडनी के। थोड़ा नीचे चलेंगे यहाँ पे, तो किडनी से जो है ये यहाँ पे जो यूरिन है यहाँ पे ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है, यूरिन से आता है, जिसको बोलते हैं हम यूरेटर। यूरेटर बोलते हैं, यानी कि जो ये पतली सी ट्यूब दिख रही है जिनसे यूरिन आता है, और ये ब्लैडर में जो है यूरिनियल ब्लैडर है ये यहाँ पे स्टोर हो जाता है। और यूरेथ्रा जो है वो पार्ट है जहाँ से जो है ये जो वेस्ट है, जो अपना यूरिन है वो बाहर निकल जाता है। इसी की ओर में यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया, इन दोनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट जो है हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। लिविंग थिंग्स अपना भोजन कैसे प्राप्त करती हैं? राइट वेरियस स्ट्रेटजी, उनके अलग अलग जो तरीके हैं वो बताइए। इसका आंसर है लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ऑब्टेन द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जो जीवित चीज़ें उन सभी को भोजन की जरूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनको एनर्जी लेने के लिए, न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, साथ ही साथ इनको लेने के बाद इनकी जो ग्रोथ है और जो रिप्रोडक्शन है इनमें पॉसिबल हो पाता है, और ये सर्वाइवल, ये जीवित रह पाते हैं, ये इसलिए ज़रूरी है भोजन। लिविंग थिंग्स यूज ए वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज टू ऑब्टेन देयर फूड। इनके अलग अलग तरीके हैं किस तरीके से भोजन प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओवन फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। दे कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम द सन इनटू ग्लूकोज विच दे यूज देयर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो हैं सूर्य की जो लाइट है उसकी हेल्प से जो है फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उससे अपना जो है उस भोजन बनाते हैं। ये जो सन जो होता है इसमें जो ये जो अपनी जो एनर्जी को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हेट्रोट्रोप्स क्या होते हैं। दीज आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड एंड डिपेंड ऑन द अदर सोर्सेज ऑफ देयर न्यूट्रिशन। ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, अपने भोजन के लिए किसी और पर डिपेंड रहते हैं। अब इनके बारे में डिस्कस में जो है डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हेर्बिवोर्स क्या होते हैं। दीज आर द एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स एक्सक्लूसिवली। दे हैव स्पेशलाइज्ड टीथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम टू हेल्प देम डाइजेस्ट प्लांट मटेरियल। ये वो एनिमल होते हैं जो पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनके जो दांत होते हैं ये जो होते हैं इनके स्पेशल दांत होते हैं, और साथ ही साथ इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये इनको जो है प्लांट को जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कार्निवोर्स। दीज आर एनिमल्स दैट फीड ऑन अदर एनिमल्स। दे हैव शार्प टीथ एंड स्ट्रॉन्ग जाव्स टू हेल्प देम हंट एंड कंज्यूम देयर प्रे। ये वो जो है एनिमल होते हैं जो दूसरे जो जानवर उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि इनको मांसाहारी बोल सकते हैं। मांसाहारी, इनके जो दांत होते हैं शार्प होते हैं, इनका जो जबड़ा होता है, जा का मतलब होता है जबड़ा, स्ट्रॉन्ग होता है, और इनके जो चबाने के जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है वो जो है तेज होता है, और ये कंज्यूम करते हैं किसको? प्रे, यानी कि जो मांस जो भी वो खाते हैं उनको ईजिली कंज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट है ओमनिवोर्स। दीज आर द एनिमल्स दैट फीड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल। ये वो एनिमल है, पशु हैं जो दोनों पे डिपेंड करते हैं, प्लांट के ऊपर भी और जानवरों के ऊपर भी। दे हैव ए वेरिड डाइट एंड कैन अडॉप्ट टू डिफरेंट फूड सोर्सेज डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी। इनको जो भी भोजन मिलता है ये उसी से अपना जो काम चला लेते हैं। ये जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों में आते हैं, इनको सर्वहारी बोलते हैं। नेक्स्ट है डेट्रीटिव्स। These are the organisms that feed on dead organic matter such as fallen leaves and dead animals। ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड, जो मरे हुए जो पदार्थ हैं जैसे कि जो पत्ती वगैरह हैं या फिर जो डेड एनिमल हैं उनसे अपना भोजन लेते हैं। दे प्ले एंड इम्पोर्टेंट रोल इन डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड
रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द इकोसिस्टम। ये जो खराब जो चीज़ें हैं, जो डेड बॉडी, इनको डिकम्पोज कर देते हैं, और जो रिसाइकलिंग जो प्रोसेस इनसे चलती रहती है, और जो अपना इकोसिस्टम है वो बिल्कुल ठीक रहता है। नेक्स्ट है पैरासिटिटीज। दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। होस्ट का मतलब होता है मेज़बान। ऑफन कोजिंग हार्म और डिजीज। ये जो भी खतरनाक जो बीमारी होते हैं, उनके जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको ये खाते हैं। दिस डिपेंड ऑन देयर होस्ट फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड सर्वाइवल। ये जो अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन और सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सम ऑर्गेनिज्म हैव डेवलप्ड म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद अदर स्पीसीज। ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो म्यूचुअली जो हैं रिलेशनशिप बना लेते हैं अदर स्पीसीज के साथ। एग्जाम्पल की बात करें तो सम प्लांट्स हैव इन्वॉल्व टू डिपेंड ऑन पोलिनेटर्स फॉर रिप्रोडक्शन वाइल द पोलिनेटर्स डिपेंड ऑन द प्लांट ऑफ फूड। ये क्या होते हैं, ये पोलिनेटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, और ये क्या करते हैं, प्लांट को जो है भोजन प्रोवाइड करवाते हैं। यानी कि जो प्लांट होते हैं डिपेंड ऑन द प्लांट ऑफ फूड, यानी कि जो पौधे होते हैं उनके भोजन से जो है अपना भोजन लेते हैं। यानी कि जो पेड़ के ऊपर इनको लगा, जैसे अमरबेल आपने सुनी होगी, इनके जो है पेड़ के ऊपर भगा देते हैं, ये पौधे से जो भोजन बनाते हैं उसी से अपना भोजन जो है ले लेते हैं। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो में मैंने आपसे जो एक क्वेश्चन पूछा है, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा है तो ज़रूर एक कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी, और किसी सब्जेक्ट के ऊपर या टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको जो इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जो है डायरेक्ट गूगल पर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ से भी आप जो इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।